नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास में अब हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 3 का ये पहला भाग होगा, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे नवीन राज्यों के उदय के बारे में। तो आप लोगों ने देखा कि उत्तरवर्ती मुगल काल में कोई भी योग्य शासक न होने के कारण मुगल शासन का अंत हो जाता है। उसी क्रम में नवीन राज्यों का उदय भी शुरू हो जाता है। तो सभी राज्यों के बारे में एक एक राज्य को देखेंगे विस्तार से बिल्कुल। और कौन कौन से राज्यों के बारे में देखेंगे? हैदराबाद के निजाम के बारे में देखेंगे, बंगाल के बारे में देखेंगे, सिखों के बारे में देखेंगे, राजपूत राज्य के बारे में देखेंगे। देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं कि राजपूत राज्य को हम इसमें देख रहे हैं। राजपूत वंश जो है वो मध्यकालीन भारत के इतिहास का मैटर है, तो उसे मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर राजपूत राज्य में केवल जय सिंह द्वितीय को हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि जय सिंह द्वितीय के बारे में मैंने उत्तरवर्ती मुगल काल में भी आपको अवगत कराया था, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल और भी ज़्यादा तथ्यों के साथ में जय सिंह द्वितीय को पढ़ा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले राज्य से, दक्कन के निजाम, मतलब कि हैदराबाद से आज लोग हम शुरुआत कर रहे हैं। तो 1724 ईस्वी में हैदराबाद की स्थापना की थी। किसने की थी? आप भली भांति परिचित हैं, यदि पिछली क्लासें आपने की होंगी। तो हैदराबाद की जो स्थापना की थी 1724 में, वो निजामुल मुल्क उर्फ चिनकिलिच खां ने की थी। किसने की थी? चिनकिलिच खां उर्फ निजामुल मुल्क ने की थी। आप इनसे भी परिचित हैं कि चिनकिलिच खां उर्फ निजामुल मुल्क किस गुट से थे? तो ये किस गुट से थे? ये तुरानी गुट से संबंध रखते थे। तो सीधा क्वेश्चन यहीं से बनता है पहले तो कि हैदराबाद के संस्थापक कौन थे? तो कभी आपको चिनकिलिच खां देगा, कभी निजामुल मुल्क देगा। और कब स्थापना की थी? 1724 में की थी। अब चिनकिलिच खां ने स्थापना की थी, तो थोड़ी सी जानकारी चिनकिलिच खां के बारे में कि ये कहाँ के निवासी थे। तो इनके पूर्वज जो थे वो समरकंद के निवासी थे। कहाँ के? समरकंद के निवासी थे। और इनके जो पिताजी थे, जो निजामुल मुल्क के पिताजी थे, गाजीउद्दीन सिद्दीकी फिरोज जंग प्रथम, वो औरंगजेब की सेवा में पहले से ही कार्य कर रहे थे। आगे देखते हैं। फर्रुखसियार ने, आपने पीछे पढ़ा था कि फर्रुखसियार ने निजामुल मुल्क को दक्षिण के 6 सूबों की सूबेदारी प्रदान की थी और इन्हें खान खाना और निजामुल मुल्क बहादुर फतेह जंग की उपाधि भी दी थी। तो ये मेन पॉइंट याद रखेंगे जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि किसने दक्षिण के 6 सूबों की सूबेदारी दी थी निजामुल मुल्क को? तो वो फर्रुखसियार ने दी थी। और उपाधियां कौन कौन सी दी थी फर्रुखसियार ने? खान खाना की उपाधि और निजामुल मुल्क बहादुर फतेह जंग की उपाधि। और इनसे संबंधित आपने पढ़ा था कि सैयद बंधुओं के पतन में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। सैयद बंधुओं के बारे में आपने पढ़ा था कि फर्रुखसियार से लेकर, उत्तरवर्ती मुगल काल में फर्रुखसियार से लेकर मोहम्मद शाह तक के शासकों को किसने गद्दी पर बैठाया था? सैयद बंधुओं ने बैठाया था। और सैयद बंधुओं के पतन में अहम भूमिका किसने निभाई थी? तो तुरानी गुट ने। तुरानी गुट में भी किस व्यक्ति ने? तो चिनकिलिच खां और निजामुल मुल्क ने। आगे देखते हैं। मोहम्मद शाह ने 1722 में इन्हें अपना वजीर बनाया था, लेकिन 1723 में ही ये वहां पर जो है विरोधियों के षड्यंत्र और मोहम्मद शाह की निष्क्रियता के कारण 1723 में ही ये दक्कन वापस लौट आते हैं मोहम्मद शाह की बिना अनुमति के, जिससे कि मोहम्मद शाह बहुत खफा होते हैं, नाराज होते हैं। और वे हैदराबाद के जो मुगल सूबेदार थे मुबारिज खां, उनको आदेश देते हैं कि वो निजाम के विरुद्ध कार्रवाई करें। उसका नतीजा ये होता है कि 11 अक्टूबर 1724 को सूकरखेड़ा का युद्ध होता है। किस किस के बीच? जो हैदराबाद के सूबेदार था, मुगल सूबेदार था मुबारिज खां, और चिनकिलिच खां के विरुद्ध। चिनकिलिच खां का साथ कौन देगा? निजामुल मुल्क का साथ यहाँ पर कौन देगा? तो बाजीराव की सहायता से निजामुल मुल्क जीत गया यहाँ पर। मतलब जो चिनकिलिच खां का साथ देता है वो बाजीराव देता है। और आप इस युद्ध में देखेंगे 11 अक्टूबर 1724 सूकरखेड़ा के युद्ध में निजामुल मुल्क उर्फ चिनकिलिच खां बाजीराव की सहायता से जीत जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है? 1725 में हैदराबाद को इसने अपनी राजधानी बनाया। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में पूछा गया है, इसने एक हिंदू दीनानाथ को अपना दीवान बनाया था। अपना दीवान इसने किसको बनाया था? एक हिंदू थे दीनानाथ, उसको अपना दीवान बनाया था। नाम याद रखेंगे, दीनानाथ।
ठीक, किसने दीवान बनाया था? तो निजामुल मुल्क ने। आगे देखते हैं, मराठों से मैत्रीपूर्ण संबंधों के बावजूद पालखेड़ा नामक स्थान पर युद्ध होता है। मराठों से, क्योंकि अभी आपने देखा कि बाजीराव ने सहायता की थी निजामुल मुल्क की, लेकिन इस मैत्रीपूर्ण संबंध के बीच भी कुछ खटास पैदा हो जाती है और पालखेड़ा नामक स्थान पर एक युद्ध होता है मराठों से। किस किस के बीच? निजामुल मुल्क वर्सेस बाजीराव के बीच, और बाजीराव इसमें विजयी हो जाते हैं। कौन विजयी हो जाते हैं? बाजीराव इसमें विजयी हो जाते हैं। और मार्च 1728 को इस युद्ध में संधि जो होती है वो मार्च 1728 को मुंशी शिव गांव की संधि होती है। इस संधि में क्या था ये भी देख लें कि इस संधि के अनुसार साहू को दक्षिण की चौथ व सरदेशमुखी देने व कोल्हापुर के शंभूजी को आश्रय न देने पर सहमति बन जाती है। मतलब निजामुल मुल्क को यह आदेश दिया जाता है कि आप कोल्हापुर के शंभूजी को आश्रय अपने यहाँ पर नहीं देंगे, जो कि शिवाजी के वंशज थे। और क्या प्राप्त हो जाता है साहू को? दक्षिण की चौथ और सरदेशमुखी दोनों चीजें प्राप्त हो जाती हैं। किससे प्राप्त होती है? मुंशी शिवगांव की संधि। मुंशी शिवगांव की संधि कब हुई थी? 1728 में। आगे देखते हैं, 21 मई 1748 को, कब? 21 मई 1748 को आसफ शाह निजामुल मुल्क की मृत्यु हो जाती है। किसकी? निजामुल मुल्क की 1748 में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद आप क्या देखेंगे क्या होता है कि पुत्र नासिर जंग और भतीजे मुजफ्फर जंग में उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हो जाता है, जो कि आपने कर्नाटक के यदि युद्ध पढ़े होंगे तो कर्नाटक के दूसरे युद्ध में मैंने बताया था बिल्कुल विस्तार से कि किस तरीके से फ्रांसीसी कंपनी और अंग्रेजी कंपनियां अलग अलग शासकों का साथ यहाँ पर देती हैं और आपस में संघर्ष होता है। तो पुत्र नासिर जंग व भतीजे मुजफ्फर जंग में उत्तराधिकारी के लिए यहाँ पर संघर्ष हो जाता है। और सितंबर 1798 में जो एक शासक थे हैदराबाद के निजाम अली, इन्होंने वेलेज अली की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। इसी संधि के साथ में जो स्वतंत्र राज्य था एक हैदराबाद, वो अंग्रेजों के अधीन आ जाता है। तो सबसे ये पहला राज्य था, ये सबसे पहला राज्य था जिसने वेलेज अली की सहायक संधि स्वीकार की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को बिल्कुल याद रख लेंगे कि वेलेज अली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो हैदराबाद था। हैदराबाद से रिलेटेड जो परीक्षा उपयोगी तथ्य हो सकते थे वे इतने ही थे। अगले राज्य को देखते हैं, राजपूत राज्य। राजपूत राज्य में केवल हम जयसिंह द्वितीय को पढ़ेंगे, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और सारे तथ्य इन्हीं से रिलेटेड हैं। जितने भी तथ्य हैं राजपूत राज्य में इन्हीं से रिलेटेड हैं। और राजपूत वंश को मैं बता चुका हूं कि राजपूत वंश जो है वो अलग चीज है, वो मध्यकालीन भारत का हिस्सा है। तो जब हम लोग मध्यकालीन भारत को विस्तार से पढ़ेंगे उसमें राजपूत वंशों को भी विस्तार से पढ़ा जाएगा। देखते हैं राजपूत राज्य के बारे में। राजा जयसिंह या राजा जयसिंह द्वितीय, ठीक, ये महान खगोलविद और विधिवेत्ता थे। राजा जयसिंह द्वितीय जो थे वो महान खगोलविद और विधिवेत्ता थे। इनकी जो उपाधियां थी पहले भी आपने पढ़ी है, मिर्जा राजा और सवाई। जो मिर्जा राजा की उपाधि थी ये किसने दी थी? जहांदार शाह ने। किसने? जहांदार शाह ने। और सवाई की उपाधि किसने दी थी? फर्रुख सियार ने। ठीक, 1727 में इन्होंने जयपुर की स्थापना की थी, जिसे गुलाब नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ किसकी स्थापना की थी? 1727 में जयपुर की स्थापना किसने की थी? राजा जयसिंह द्वितीय ने। बिल्कुल याद रखेंगे, जयपुर की स्थापना किसने की थी? 1727 में राजा जयसिंह द्वितीय ने। ठीक, इसके जो वस्तुविद थे, स्थापना तो कराई थी, जो शासक थे उस समय पे वो कौन थे? राजा जयसिंह द्वितीय। लेकिन जो वस्तुविद थे इसके वो कौन थे? विद्याधर चक्रवर्ती उर्फ भट्टाचार्य। ठीक, विद्याधर चक्रवर्ती या भट्टाचार्य भी आप लोग कहीं कहीं पढ़ेंगे। ठीक, अब सवाल ये आता है कि जयपुर को गुलाब नगरी क्यों कहा जाता है? जयपुर को आपने पढ़ा होगा, गुलाब नगरी किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। तो गुलाब नगरी आखिर क्यों कहा जाता है? देख लेते हैं क्यों कहा जाता है। तो इसके पीछे कारण जो था वो ये था कि तत्कालीन महाराजा सवाई राम सिंह ने, किसने? सवाई राम सिंह ने महारानी विक्टोरिया व प्रिंस ऑफ वेल्स के युवराज अल्बर्ट एडवर्ड सप्तम के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से सजा दिया था। ठीक, तो उसी दिन से इसको गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और प्रमुख तथ्य देखते हैं इनके बारे में। मैंने बताया ये महान खगोलविद थे, तो इन्होंने खगोलीय गणना व खोजों के लिए 5 स्थानों पर वेधशालाएं खुलवाई थी। वे 5 स्थान भी देख लेते हैं, बिल्कुल कंठस्थ रखेंगे। लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि राजा जयसिंह द्वितीय से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ से
ज़्यादा परसेंटेज होती है पूछे जाने की, ज़्यादा संभावना यहीं से होती है। तो मथुरा, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन और वाराणसी, ये 5 स्थान आप बिल्कुल कंठस्थ कर लेंगे, मथुरा, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन और वाराणसी। ठीक, तो इन 5 जगह पर राजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशालाएं खुलवाई थी। वाराणसी के स्थान पर कहीं पर आपको बनारस भी लिखा मिल सकता है, कंफ्यूज नहीं होता, वाराणसी और बनारस एक ही बात है। ठीक, और इन स्थानों को आप आज भी किस नाम से जानते हैं? तो आपने सुना होगा दिल्ली में जंतर मंतर, जयपुर में जंतर मंतर, तो जंतर मंतर के नाम से आज भी आप इन स्थानों को जानते हैं। आगे देखते हैं इनके बारे में। इन्होंने यूक्लिड की रचना थी रेखागणित, यूक्लिड की रचना रेखागणित, इसका संस्कृत अनुवाद कराया था। ठीक, यूक्लिड की रचना रेखागणित का संस्कृत अनुवाद भी इन्होंने ही कराया था। जिज मोहम्मद शाही नाम से खगोलीय सारणियों का एक सेट भी तैयार कराया था। ये इस तरह से भी पूछा जाता है कि जिज मोहम्मद शाही पुस्तक का संबंध किससे है? तो खगोलीय सारणियों से है। किसने सेट तैयार करवाया था इनका? तो जयसिंह द्वितीय ने तैयार कराया था। अगला देखते हैं, सम्राट यंत्र, राम यंत्र, जयप्रकाश नामक खगोलीय उपकरणों का निर्माण भी राजा जयसिंह द्वितीय ने ही कराया था। और खगोल विज्ञान में 2 प्रमुख इनके योगदान हैं, विषुव का आयन मापन और क्रांति वृत्त की तिर्यकता को इन्होंने ही मापा था। और क्या कराया था इन्होंने? इन्होंने एक टोलमी का ग्रंथ है एलमाजेस्ट, किसका? टोलमी का ग्रंथ एलमाजेस्ट, इसका भी संस्कृत अनुवाद कराया था। किस नाम से कराया था? सिद्धांत सूरी कोस्तंभ के नाम से। डलगा बेग की सारणी जिज उलबेगी का संस्कृत अनुवाद कराया था तुरुसुर्णी के नाम से। पेरडी ला हीरा की सारणी एस्ट्रोनोमिका का संस्कृत अनुवाद कराया था मिथ यात्री छाया के नाम से। किस नाम से? मिथ यात्री छाया के नाम से। तो इनको याद रखेंगे कि ये 3 संस्कृत अनुवाद विभिन्न लेखकों की किताबों के इन्होंने कराए थे। आगे देखते हैं। अब मैंने बताया कि राजपूत राज्य के बारे में केवल जयसिंह द्वितीय ही महत्वपूर्ण थे, तो उनके बारे में हमने विस्तार से पढ़ लिया। अब रुहेल एवं बंगस पठानों के बारे में देखते हैं। इनसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भविष्य में पूछे नहीं जा सकते। तो जहां जो इनके महत्वपूर्ण बिंदु थे 2-3, उनको मैंने लिया है। तो रुहेल एवं बंगस पठान को देखते हैं। इसकी स्थापना किसने की थी ये याद रखेंगे। इनका साम्राज्य कहाँ था ये याद रखेंगे। तो गंगा घाटी के आसपास एक इनका छोटा सा राज्य था। इनकी स्थापना अफगान वीर दाऊद और उसके पुत्र अली मोहम्मद खान ने की थी। ठीक, और देखते हैं पहली राजधानी इनकी आंवला थी, लेकिन बाद में राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? कहाँ अपनी राजधानी बनाई थी? रामपुर में। पहली राजधानी आंवला और बाद में रामपुर में। बुंदेलखंड के शासक महाराणा छत्रसाल ने मराठों की सहायता से बंगस को पराजित कर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया था। बस इतना ही काफी है रुहेल एवं बंगस पठान के बारे में। इसकी स्थापना किसने की थी ये याद रखना है, राजधानी याद रखना है। राजधानी पहले आंवला थी, बाद में रामपुर, और जो इसके संस्थापक थे जिसने स्थापना की थी वो अफगानवीर दाऊद और उसके पुत्र अली मोहम्मद थे। आगे देखते हैं, जाटों के बारे में पढ़ते हैं कि जाटों का क्या इतिहास रहा है। तो दिल्ली, मथुरा तथा आगरा के समीपवर्ती क्षेत्रों में जो कृषि करने वाले थे, दिल्ली, मथुरा और आगरा के समीपवर्ती क्षेत्रों में जो कृषि कार्य करने वाले थे, उनको जाट जाति के नाम से पुकारा जाता था। और ये औरंगजेब की नीतियों के प्रबल विरोधी थे। औरंगजेब की नीतियों के प्रबल विरोधी थे। और विद्रोह, जो पहला विद्रोह किया था वो 1669 में तिलपत के जमींदार गोकुल ने किया था। पहला विद्रोह औरंगजेब की नीतियों के विरोध किसने किया था? विरुद्ध, तो 1669 में तिलपत के जमींदार गोकुल ने किया था। और दूसरा एक याद रखेंगे, 1686 में राजा राम व रामचेरा ने, राजा राम व रामचेरा ने। और राजा राम से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण बिंदु है, ये आप कंठस्थ करेंगे कि इन्होंने सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे में जो अस्थि पंजर थे उनको निकाल करके जला दिया था। किसके? अकबर के मकबरे में स्थित जो उसके अस्थि पंजर थे उनको निकाल करके जला दिया था। किसने? राजा राम ने। कब? 1686 में। ठीक, और जाटों को विदेशी आक्रमणकारी जाति हूण से माना जाता है कि इनका संबंध हूण से है। इनकी सामान्यता किससे मानी जाती है? हूण जाति से मानी जाती है। इनकी तुलना हूण जाति से की जाती है। किसकी? जाटों की तुलना। इसके प्रमुख शासक हम देखेंगे तो चूड़ामन, ये 1695 से लेकर 1721 तक जाटों के प्रमुख थे। कब? 1695 से लेकर 1721 तक इन्होंने भरतपुर के जाट राज्य की नींव डाली। तो भरतपुर के जाट राज्य की नींव किसने डाली?
मन में। ठीक, थीम नामक स्थान पर सुदृढ़ दुर्ग, थीम नामक स्थान पर सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था किसने? चूड़ामन में। ध्यान रखेंगे, थीम नामक स्थान पर सुदृढ़ दुर्ग किसने बनवाया था? तो चूड़ामन ने बनवाया था। आगरा के सूबेदार जयसिंह द्वितीय के अधीन मुगल सेना ने दुर्ग को जीत लिया और उसी समय पर चूड़ामन ने आत्महत्या कर ली। आगे देखते हैं, अगले जो शासक हैं वो हैं बदन सिंह। 1721 से 1756 तक ये जाटों के सरदार रहे और इनको जो है अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली से आप परिचित हैं। अहमद शाह अब्दाली ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था? 7 बार आक्रमण किया था। इन्होंने बदन सिंह को किसकी उपाधि दी थी? तो देखिए, इन्होंने बदन सिंह को राजा और महेंद्र की उपाधि दी थी। किस किस की उपाधि दी थी? राजा और महेंद्र की उपाधि दी थी। और बदन सिंह को जयसिंह ने कौन सी उपाधि से नवाजा था? तो ब्रजराज की उपाधि से नवाजा था। किससे? ब्रजराज की उपाधि से जयसिंह ने नवाजा था। किसको? बदन सिंह को। और अहमद शाह अब्दाली ने कौन कौन सी उपाधियां इनको दी थी? तो राजा और महेंद्र की उपाधि इनको प्रदान की थी। ठीक, बदन सिंह के बारे में देखते हैं। ये चूड़ामन का भतीजा था। कौन था? चूड़ामन का भतीजा था। भरतपुर राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बदन सिंह ही था। यदि पूछा जाए कि भरतपुर जाट राज्य की नींव किसने डाली, तो चूड़ामन ने डाली। और यदि पूछा जाए भरतपुर राज्य का वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक कौन था? बदन सिंह था। इसकी जो उपाधियां याद रखना, राजा और महेंद्र की उपाधि अहमद शाह अब्दाली ने दी थी और ब्रजराज की उपाधि जयसिंह द्वितीय ने दी थी। आगे देखते हैं, इन्होंने 4 दुर्गों का निर्माण कराया। कितने? 4 दुर्ग का निर्माण कराया था। कहां कहां पर? दींग, कुबेर, वेद और भरतपुर। इन 4 दुर्गों का निर्माण कराकर इन्होंने जाटों की जो अपनी नींव थी उसको मजबूत करने का कार्य किया। 4 जगह आप ये याद रखेंगे कि दींग, कुबेर, वेद और भरतपुर में इन्होंने 4 दुर्गों का निर्माण कराया था। 1756 में, कितने? 1756 में सूरजमल ने जाटों का नेतृत्व संभाला, जो कि प्रसिद्ध राजा रहे हैं सूरजमल जाटों के। तो सूरजमल ने जाटों का नेतृत्व कब संभाला था? 1756 में। ये जाटों का अफलातून इनको कहा जाता है, मतलब प्लूटो इनको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जाटों का अफलातून या प्लूटो किसको कहा जाता है? सूरजमल को। ठीक, आगे देखते हैं, इन्होंने काफी साम्राज्य का विस्तार किया और साम्राज्य का विस्तार इनके समय पर कहां से कहां तक हो गया था ये भी देख लेते हैं। तो नक्शा ये आप देख रहे हैं, जो सीधे हाथ की तरफ है वो पूर्व दिशा होती है, जो उल्टे हाथ की तरफ है वो पश्चिम, ऊपर उत्तर दिशा होती है और नीचे दक्षिण दिशा होती है। तो देखते हैं, तो आप देख रहे हैं उत्तर में दिल्ली से लेकर दक्षिण में चंबल तक, उत्तर में दिल्ली से लेकर दक्षिण में चंबल तक, और पश्चिम में आगरा से लेकर पूरब में गंगा तक इनके साम्राज्य का विस्तार था। और कहां तक विस्तार था? इनका विस्तार मथुरा, मेरठ और अलीगढ़ तक भी इनके साम्राज्य का विस्तार था। और भरतपुर के लोहगढ़ किले का निर्माण भी किसने कराया था? सूरजमल ने। भरतपुर के लोहगढ़ किले का निर्माण किसने कराया था? तो सूरजमल ने कराया था। सूरजमल के बाद कोई शक्तिशाली शासक या शक्तिशाली नेतृत्व जाटों का नहीं रहा। तो सूरजमल के बाद जो राजा हैं उनको देख लेते हैं। तो सूरजमल के बाद रतन सिंह, केहर सिंह और नवल सिंह आदि आते हैं। और 1805 में रणधीर सिंह ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली और इसी के साथ जाट शासन का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, हमने आज के वीडियो में देखा, हैदराबाद के निजामों के बारे में देखा, जयसिंह द्वितीय के बारे में देखा, रुहेल और बंगस के बारे में देखा और जाटों के बारे में देखा। अगली जो वीडियो होगी हमारी, उसमें हम सिख धर्म, ध्यान से सुने, सिख धर्म और किसके बारे में? सिख धर्म और सिख राज्य के बारे में और आंग्ल सिख युद्धों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। हालांकि सिख धर्म मध्यकालीन भारत के इतिहास का है, लेकिन आप कड़ी नहीं जोड़ पाएंगे, इसलिए मैंने सिख धर्म को भी इसी में शामिल कर लिया है। तो अगली वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी होने वाली है। तो देखते हैं अगली वीडियो में सिख धर्म और सिख राज्य को। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।